और आप लोगों को मेरी ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग सब परफेक्टली दिख रही होगी। बेटा, देखिए, आपको मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अभी वैसे तो मैंने ये जो स्लाइड खोली है, ये मेरा आज का ओ लेवल्स का फिजिक्स का लेक्चर था। मैं इसको बहुत स्पीड से कैरी करता हुआ आगे जाना चाहूँगा, ठीक है। देखिए, एएस में हम क्या पढ़ रहे हैं। एएस लेवल पे हम लोग फिजिक्स में मैकेनिक्स या मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे। काइनेमैटिक्स और नहीं, एक सेकंड बताता हूँ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ। काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ रहे थे। काइनेमैटिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, उसमें आपने फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू मोशन में कौन कौन सी पढ़ी हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज पढ़ ली। अच्छा, जब आपने ये वाली सारी क्वांटिटीज पढ़ ली तो आपने सिर्फ क्वांटिटीज नहीं पढ़ी, आपने बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने इस काइनेमैटिक्स में ग्राफ्स भी पढ़े, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी पढ़ा ऑफ मोशन, फिर हमने ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ा, रिमेंबर। काइनेमैटिक्स में हमने पहले थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ काइनेमैटिक्स पढ़ा, फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ काइनेमैटिक्स पढ़ा, फिर ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ काइनेमैटिक्स पढ़ा, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़ी, थ्योरेटिकल, फिर न्यूमेरिकल एंड फिर ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पढ़ा। हाँ, एक बात जरूर है, हमने जो काइनेमैटिक्स में थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल या ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पढ़ा था, इसको हमने पढ़ा विदाउट फोर्सेस ऑफ मोशन, विदाउट फोर्सेस पढ़ा था, ठीक हो गया। ये तो हमारी हो गई बेटा, क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। फिर जब हमने डायनेमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने डायनेमिक्स अभी तो हमने कल के लेक्चर में तो शायद स्टार्ट किया था। व्हाट वाज डायनेमिक्स? इट वाज द स्टडी ऑफ मोशन अलोंग द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इट वाज द स्टडी ऑफ मोशन अलोंग द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। और उसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया गया, उसमें आपको सबसे पहले न्यूटन के लॉस पढ़ाए गए, ठीक है। और जो न्यूटन के लॉस पढ़ाए गए उसमें आपको पहला लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपके सामने लिखे। फर्स्ट लॉ क्या था कि यार अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन में हो, an object remains in the state of rest or in the state of uniform motion unless or until an external unbalanced force is applied on it, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है या कांस्टेंट स्पीड में रहता है जब तक एफ नेट जीरो रहती है या एक्सेलरेशन जीरो रहती है, या उसको हम इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। और हाँ, जब भी कोई एफ नेट अप्लाई होता है, जब भी कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होती है, तो क्या सीन होता है, तो सर जी वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करने लगता है such that the net force is equal to the product of mass and acceleration, या फिर net force is equal to the rate of change of momentum. It's not just like this कि acceleration produce होती है, इसका मतलब होता है मोमेंटम चेंज होता है। जब भी कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होती है तो क्या होता है, या तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है या मोमेंटम चेंज होता है, ठीक है, ठीक है। ये साथ नहीं, लिखना भी नहीं है, सब पढ़ाया हुआ है बेटा, लिखना नहीं है, सब पढ़ाया हुआ है, सब मैंने आपको पहले से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाना है, कहां तक बात को लेके जाना। तो काइनेमैटिक्स के ग्राफिकल क्वेश्चन के ओके जी, काइनेमैटिक्स के जो ग्राफ वाले सवालात थे उनकी क्लास कब होगी? इंशाल्लाह ओके जी, रोजाना पूछते हैं, कल होगी, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम्स की क्लास में कल रखवाऊंगा आपकी, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम्स की क्लास में इंशाल्लाह कल रखवाऊंगा, ठीक है। चलो ओके जी। सो जब नेट फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो है, सिस्टम रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या थी? इक्विलिब्रियम की कंडीशंस ये थी कि सर सिग्मा एफ एक्स को भी जीरो होना चाहिए और फिर सिग्मा एफ वाई को भी जीरो होना चाहिए। ये जो सिग्मा एफ एक्स को हम जीरो कहते हैं, इसको मैं कहता था रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो। इसको मैंने कहा था रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। यहाँ तक किसी को परेशानी है? But when the resultant is not zero, when the resultant is not zero, when जब हम कहते हैं सेकेंड लॉ में जब एफ नेट जो है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती तो क्या होता है, फिर उसकी वैल्यू जितनी भी होती है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अच्छा, या वो डेल्टा पी ओवर टी के बराबर होती है।
ठीक है, नहीं लिखना बेटा, नहीं लिखना, कितनी दफा बोलूं यार, नहीं लिखना, भी लिखा हुआ है ना सारा कुछ, आपने जो समरी लिखी हुई उसकी। फिर एफ नेट अगर निकालना हो तो एफ नेट वैसे निकालेंगे कैसे, उसके निकालें सर आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर, उसका होल अंडर रूट। आपको मालूम है कि अगर आपने नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, वो आपने पहले से पढ़ा हुआ है सर। आर एक्स का हम पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम निकालेंगे, फिर वर्टिकल फोर्सेस का सम निकालेंगे, फिर आर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, फिर आर वाई का होल स्क्वायर करेंगे, फिर होल अंडर रूट करेंगे, तो शायद हमें एफ नेट पता चल जाए। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ ये था यार एक्शन रिएक्शन के कुछ पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये फोर्सेस हमेशा एग्जिस्ट ही एक्शन रिएक्शन के पेयर के तौर पे करती हैं। फोर्सेस हमेशा एग्जिस्ट ही एक्शन और रिएक्शन के पेयर के तौर पर करती हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको कुछ दी होंगी। ठीक है, अभी ये जो मैंने बेटा न्यूमेरिकल्स कराए हैं ना, ठीक है, एक काम करो, चलो एक काम करो यार, एक काम करो, मैं चाहता हूं आप भी इन तीनों न्यूमेरिकल्स को लिख लो। आप भी ये काम करो, एक छोटे से कॉलम में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के हिसाब से 3 अल्फाज को मेंशन करो। ऐसे मुझे बात बताओगे कल की आपने आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है, कल के लेक्चर की आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है? कोई आई थिंक वो लिखा होगा आपने, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड रुकिए, ए लेवल्स वाली आपने क्या बोलते हैं डेफिनेशन लिखी होगी थर्ड लॉ की। हाँ, उसमें कोलिजन के दौरान, कोलिजन वाली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक काम करो, एक काम करो, आपने 3 न्यूमेरिकल्स लिखो जरा। किस खाते में? 3 कॉलम्स बनाओ दोबारा से, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के नाम से। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के नाम से क्या करो जी, 3 कॉलम्स लिखो। ओ लेवल्स की जरा कहानी तो पूरी हो ना, ओ लेवल्स की कहानी तो जरा पूरी हो। फोर्सेस पेयर में होती हैं तो अनबैलेंस आएगी, आएगी बात, और हम आएगी कहने की, दोबारा डिस्कस हो जाएगी, डोंट वरी। फर्स्ट लॉ, बस ठीक है, सिंपल से 3 सवाल है, मैंने जल्दी जल्दी कराने हैं, ओ लेवल्स है, राइटिंग देम सेपरेटली इज बेटर। नो, आई डोंट वांट यू कि इसको अलग अलग लिखे, आई वांट कि आप तीनों को कॉलम्स में लिखें। फर्स्ट लॉ की अंडरस्टैंडिंग ये है, सेकंड लॉ की अंडरस्टैंडिंग ये है, और थर्ड लॉ की अंडरस्टैंडिंग ये है। आई वांट यू कि आप इनको तीनों को कॉलम्स में लिखे। फर्स्ट सेकंड लॉ का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो या तो वो रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में। ये लिखो जी, क्यों लिखो, जल्दी से 3 सवाल लिखो। अब पहला सवाल मैंने क्या लिखा, अगर मैं आपको थोड़ा सा सवाल समझाते चलूं। व्हाट इज द ड्रैग फोर्स ऑन अ व्हीकल इफ इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, इफ इट इज मूविंग एट अ, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, where the driving force exerted by the engine, where the driving force exerted by the engine is 1000 न्यूटन। ठीक है, फिर ये सवाल है जी, व्हाट इज द, ये पहले लॉ को लेकर सवाल है, यहाँ पर दूसरे लॉ को लेकर सवाल है, और यहाँ पर तीसरे लॉ को लेकर सवाल है, और ये तीनों बिल्कुल ऑर्डिनरी लेवल के सवाल हैं। मैंने ये नहीं पढ़ाने थे, लेकिन चलो लिखे हुए हैं तो मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, ताकि फिर मैं बाद में आपको, आप में से बहुत सारे वो एक्सपेक्टेड सीन वाले हैं, पेपर शेपर उन्होंने वो लेवल्स का दिया नहीं है, तो उनको सही तरह से समझाना जरूरी है जी भाई। व्हाट इज द ड्रैग फोर्स ऑन अ व्हीकल if it is moving at a constant speed where the driving force exerted by the engine is 1000 न्यूटन। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे रोड दिख रही है, ये आपको ये गाड़ी दिख रही है, इसकी फॉरवर्ड एक ड्राइविंग फोर्स है वो 1000 न्यूटन दिख रही है, और जो बैकवर्ड ड्रैग फोर्स है, जो मैंने ड्रैग फोर्स लिखा हुआ है जो कि बैकवर्ड है, उस वो हमने निकालना है।
ठीक है। फिर यहाँ एक सवाल है, व्हाट इज द ड्रैग फोर्स ऑन अ व्हीकल ऑफ मास 200 kg इफ इट इज एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, ड्यू टू द ड्राइविंग फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन दैट इज एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑफ द कार। यहाँ पर अगर वो एक्सेलरेट, यहाँ था कांस्टेंट स्पीड, यहाँ था एक्सेलरेशन, है जी। मैंने कहा कांस्टेंट स्पीड है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, और यहाँ पे है व्हाट इज द अपवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑन अ टायर of a car of mass this that is resting on a horizontal road। 3 मैंने कोई सवाल मेंशन किए थे आज ओ लेवल्स की क्लास में, क्या उनको समझाने के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ का थोड़ा सा कंपैरिजन समझाने के लिए, या उनके कुछ आइडियाज बिल्ड करने के लिए। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पीड लगाएं, बिकॉज मेरा आज का लेक्चर ये नहीं है, मैं इसमें टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, मैं इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, मैं इसको जल्द से जल्द लिखवाकर आपको आपके टॉपिक तक लेके जाऊंगा। अच्छा, जो पहला सवाल है, जरा मैं पहले सवाल को सॉल्व कराता चलूं। व्हाट इज द ड्रैग फोर्स ऑन द व्हीकल दैट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर वो कांस्टेंट स्पीड पर है तो सुनो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट a constant speed, it means it is in equilibrium, that is forces are balanced, and if the forces are balanced, forward force is equal to backward force, driving force is equal to drag force, so this is the answer। या तो ये लिख दो, ठीक है। 2 मिनट सबर को, पहले सवाल का जवाब तो समझ लो ना यार, पहले सवाल का जवाब तो समझ लो। या फिर मैंने लिखा है इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट डज इट मीन, it means u is equals to v, it means u is equals to v and a is equals to 0, which means f net is equals to 0, which once again mean net force is 0, forward minus, हाँ ये लिख लें बेहतर है, तीनों न्यूमेरिकल्स कॉलम बनाकर, 3 कॉलम्स बनाकर ये 3 न्यूमेरिकल्स लिख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी भाई, ठीक है। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज 0, फॉरवर्ड इज द ड्राइविंग फोर्स माइनस बैकवर्ड इज द ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ फॉरवर्ड इज द ड्राइविंग फोर्स, बैकवर्ड इज द ड्रैग फोर्स, इट शुड बी 0, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स, वो भी 1000 ही निकलेगी। यहाँ से भी जवाब जो है आपके पास क्या आएगा, 1000 ही आएगा। प्लीज बताइए इस पहले न्यूमेरिकल में किसी को प्रॉब्लम है? ये तो ओ लेवल्स वालों को मैं इतना लंबा चौड़ा करके सिखा रहा हूँ ना, आप तो ए लेवल्स वाले हैं, आपको इतना लंबा चौड़ा करके सिखाना पड़ेगा? या आप कहोगे सर ये तो 2 मिनट का काम है, कांस्टेंट स्पीड है, बात खत्म। कांस्टेंट स्पीड है तो सारी चीजें दिल में आ जाएंगी हमारे, इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा, एफ नेट 0 भी आ जाएगा, एक्सेलरेशन 0 भी आ जाएगी, u इज इक्वल टू v भी आ जाएगा, फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड भी आ जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट ही ड्राइविंग फोर्स 1000 है तो ड्रैग फोर्स भी 1000 होगी, बात खत्म। जी तो बच्चों, इसलिए स्पीड से बोल रहा हूं, बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल की बात है। आप लोग एडवांस लेवल में बैठे हुए हैं तो आपको ये ओ लेवल्स का लेक्चर मुझे बहुत स्पीड से पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम है? अगर मैं कहूं कि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब है u इज इक्वल टू v है, इसका मतलब है a इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका मतलब f नेट इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड है, इसका मतलब ड्राइविंग इज इक्वल टू ड्रैग है। तो बस ठीक है, ये ड्राइविंग 1000 तो ड्रैग भी फिर 1000 ही होगी। इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्वेश्चन 2 को समझाने की कोशिश करूं। जी, क्वेश्चन 2 को समझाऊं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 को सुनिएगा जरा। क्वेश्चन 2 में लिखा है व्हाट इज द ड्रैग फोर्स, वंस अगेन ड्रैग ही निकालना है। 2 मिनट सबर कराता हूं। व्हाट इज द ड्रैग फोर्स ऑन अ व्हीकल, अभी भी ड्रैग ही निकालना है, मैस गाड़ी का बता दिया है। अब वो क्या करिए, गाड़ी इज एक्सेलरेटिंग। अगर गाड़ी एक्सेलरेट करेगी तो जरा सुनो क्या होगा। मैंने लिखा है इफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग
then there must be a net force. Then there must be a net force that will be equal to the product of mass and acceleration. ये हो गया जी. मैंने यहाँ लगा दिया forward minus backward is equals to ma. Forward था driving, backward था drag force is equals to ma. ड्रैग फोर्स की वैल्यू हमें नहीं पता, x है. ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू 5000 थी, मास 200 था, एक्सेलरेशन 5 की थी. जस्ट वैल्यूज पुट की, आगे पीछे किया, जवाब आ गया, बात खत्म. जी भाई, किसी को प्रॉब्लम है? अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो सीधी सीधी बात है सर, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे. एम पता है जी, ए पता है जी, ठीक है. फॉरवर्ड फोर्स पता है जी, बैकवर्ड फोर्स निकालनी है जी, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए. जी ओ लेवल्स का लेवल है जी, तो समझ आ जाएगा, मुझे उम्मीद है समझ आ चुका होगा. एनी प्रॉब्लम्स? कोई सवाल पूछना चाहेंगे? कोई सवाल पूछना चाहेंगे बच्चों? नो? ओके. थर्ड जो सवाल है एक्शन रिएक्शन पेयर से रिलेटेड, कि जी फोर्सेस एग्जिस्ट एज एक्शन रिएक्शन का पेयर. तो उसमें मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, ठीक है, कि जी एक अगर कोई एक्शन है तो उसका एक रिएक्शन भी होता है. कहता है व्हाट इज द अपवर्ड रिएक्शन फोर्स, व्हाट इज द अपवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑन अ टायर ऑफ द कार, on a tire of the car of mass 200 kg that is resting on a horizontal road. एक गाड़ी बना दी मैंने, गाड़ी का मैंने कहा जी मास 200 है, तो उसका वेट कितना होगा? अगर हम mg ले लें, m ले लें 200 और g ले लें 10 के आस, मतलब g की वैल्यू राउंडेड वैल्यू 10 ले लें, तो मैंने कहा जी सबसे पहले क्या होगा? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड इट इज इक्वल टू क्या? W इज इक्वल टू mg. उसका एक फॉर्मूला है, m की वैल्यू 200 ले लो, g की वैल्यू 10 ले लो, ये आ जाएगा, ठीक है. फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, there must be an equal but opposite reaction to this weight that acts on the tires of the car, ठीक है. there must be an equal but opposite reaction. opposite मतलब किधर? opposite मतलब upwards होगा, upward reaction to this weight that acts on the tires of the car. तो फिर टोटल वेट अगर 2000 तो टोटल रिएक्शन भी कितना होगा? वो भी 2000 होगा. अगर टोटल रिएक्शन भी 2000 है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन अ टायर, एक टायर पे कितनी होगी? चलो टोटल वेट अगर 2000 का है तो चारों टायरों पर अपवर्ड रिएक्शन भी 2000 का होगा. किसी एक टायर पर क्या होगा सर जी? 500 होगा. जी बच्चों, आपको नहीं लगता सर ये बहुत ऑर्डिनरी लेवल के सवाल आते हैं? तो मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा कि इन 2 पेजेस की स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट्स मुकम्मल कर लेना. इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, लीना बात की बात है बेटा, जब आएगा सवाल तब डिस्कस करेंगे. अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस सवाल से रिलेटेड सवाल पूछिए. जो आप पूछ रहे हो बहुत आगे की बात है, जब वो आएगी तब डिस्कस कर लेंगे, मैंने जो सवालात लिखवाए हैं, जिस सिचुएशन के सवालात लिखवाए हैं, उस सिचुएशन का मुझे जवाब बताइए बस. आप जो पूछ रहे हो वो आगे की बात है, और शायद मैं बाद में दोबारा डिस्कस कर लूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. ओके. इस पेज का अगर नोट्स लिख लिए हैं तो लिख लो, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो. इस पेज पे भी जो मैंने लंबे चौड़े करके जवाबात लिखे हैं, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स लिखना है तो नोट्स लिख लो. मैं इस वक्त कराना चाहता हूँ आपको क्या, मैं इस वक्त कराना चाहता हूँ आपको, मैंने एक वर्कशीट भेजी है, मैंने आपको एक वर्कशीट भेजी है बेटा. उस वर्कशीट में से कुछ सवालात हैं, उस वर्कशीट में कुछ सवालात हैं. मैं आपको फिल वक्त मतलब प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड 40 सवालात हैं, मैं उनमें से कोई 5-6 सवालात आपको खुद कराना चाहता हूँ. मैं उनमें से 5-6 सवालात आपको खुद कराना चाहता हूँ, ताकि आप क्या कर सकें, ताकि आप उनको बाद में उनको यू नो सॉल्व कर सकें, ठीक है. थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है. ठीक है भाई, पिछले पेज पे ये लीजिए. ओके. मैं ज़रा यहाँ से उसको डाउनलोड करके उसकी स्क्रीन खोल दूँ. ओके, जाते हैं जनाब यहाँ पे.
2 मिनट रुक जाइए बस। हाँ जी, क्यों लग रहा है टाइम इसको? इट इज दिस वन। दो मिनट रुक जाओ बेटा बस। जी तो बच्चों प्लीज बताइए, ये आपको स्क्रीन दिख रही है? असल लेक्चर हमारा ये है यार। ओके जी, ओके जी, इसको कैरी करेंगे अभी, ठीक है। इसमें से ना आप एक काम कीजिए, पहले जो 26 क्वेश्चंस हैं तो चेक करते हैं टोटल हैं कितने। टोटल आई गेस 14, ठीक है। मैं एंड से कुछ सवाल आपको कराना स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ एंड से आपको कुछ सवाल कराना स्टार्ट करता हूँ, शुरू से आप लोगों ने करना। ये शीट भेजिए, बिल्कुल जनाब, अभी अभी भेजिए, चेक कीजिए आपके ग्रुप के ऊपर, अभी अभी वाली वर्कशीट भेजिए। चलें सुने जी, मैं आपको इन एमसीक्यूज में से कुछ सवाल सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूँ। सुनिए, एंड से मैं चाहता हूँ, शुरू से आप लोग आ जाइएगा। स्टोन है, अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, कैसे? इट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ वेयर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। मसलन क्या किया आपने? आपने क्या किया जी? कहता सर ये जमीन है, यहाँ पे कोई क्लिफ है, ठीक है। फिल वक्त तो ये एमसीक्यूज की वर्कशीट ही है, ठीक है, थ्योरी की भी शायद आपको मिल जाए। यहाँ पर से इस क्लिफ पे खड़े होकर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को यूं करके फेंका गया है, यही सिचुएशन है ना। A stone is thrown horizontally from the top of cliff. Which graph shows the variation with time of the vertical component of the stone's velocity? Vertical component of the stone's velocity. प्लीज बताइए, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, मुझे प्लीज बताएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होती थी? प्रोजेक्टाइल के सवाल है ना, है नहीं? प्रोजेक्टाइल के सवाल है ना, तो प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती थी। वर्टिकल को क्या होता था? वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करती थी, कहां से? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी फ्री फॉल मोशन होता था। अच्छा, उस फ्री फॉल मोशन में, उस फ्री फॉल मोशन में कैन यू प्लीज टेल मी कि उसकी स्पीड को होता क्या था? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीज करती थी। आई थिंक डी फॉर डेल्टा इज द आंसर। आई थिंक डी फॉर डेल्टा इज द आंसर। फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन होती है g के बराबर, और वो एक्सेलरेशन होती है g मतलब कितनी? व्हाट इज g? g इज 10 या 9.8, और उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ है जिससे जिससे आपको ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिख रही है? आई थिंक इट इज d फॉर डेल्टा। हो जाएगा भाई? आई थिंक दैट इज सिंपल, दैट वाज सिंपल जी। ओके, अगले सवाल पे चलें, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। कहता है एन एस्ट्रोनॉट थ्रोज अ स्टोन with a horizontal velocity near to the moon's surface. मून के सरफेस पे खड़े होके वो क्या कहता है? मून सरफेस पे, वहां पे देयर इज नो एयर, कोई एयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एन एस्ट्रोनॉट थ्रोज अ स्टोन विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसको ये भी वही, ये नीचे वाला केस ही है। Which row describes the horizontal and vertical forces acting on the stone after release? हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है कोई? हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है कोई? नहीं सर। वर्टिकल फोर्स होती होगी? यस सर होती होगी। वो भी कैसी होगी? कांस्टेंट या डिक्रीजिंग?
हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है ही कोई नहीं, वर्टिकल फोर्स होती है ग्रेविटी की, तो वो कांस्टेंट होगी। आई थिंक सी जवाब है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? आई थिंक सिंपल सा सवाल था। फोर्स की बात हो रही है, फोर्स कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, लेकिन हाँ वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इंक्रीज करता जाएगा। खैर, हाउ दी हॉरिजॉन्टल फोर्स इज जीरो। ओ मेरे प्यारे भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स होती ही नहीं है। इट वाज नॉट थ्रोन विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, इट वाज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली बस आपने इनिशियली एक दफा धक्का लगा दिया जो लगा दिया। जब वो हवा में, जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, उसकी मूवमेंट के बाद, उसके मूवमेंट के दौरान कोई 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 फोर्स नहीं होती हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। 1000 दफा बता चुका हूं कम से कम। प्रोजेक्टाइल में हाँ अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो मसला होता, तो मसला होता, फिर मैं बात करता उसकी। मैं भी नहीं कर रहा उसकी बात। ठीक है, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ओके। 38 पे जाएंगे जनाब। 38 क्या है? वो कहता है एक सेकंड रुकिए, 39 का क्या जवाब लिखा था हमने? सी। 38 का जवाब सुनिए, कहता है डबल एंडेड लॉन्चिंग डिवाइस फायर्स टू आइडेंटिकल स्टील बॉल्स। क्या? टू आइडेंटिकल स्टील बॉल्स हैं। फायर्स व्हाट? फायर्स टू आइडेंटिकल स्टील बॉल्स एक्स एंड वाई एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। ओके, आइडेंटिकल का मतलब होगा सेम मैस। आई बिलीव सेम मैस की बात होती होगी। द डायग्राम शोज द इनिशियल वेलोसिटीज फॉर ऑफ द बॉल्स। इसका इसका जो वेक्टर है, स्मॉल एक्स का वेक्टर छोटा है ना, वाई पे वेक्टर लंब बना हुआ है, तो आई बिलीव इसकी इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है? हायर इनिशियल velocity. What about this? This is lower initial velocity. खैर इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या है? उसके लिए सिंबल होता है u. Okay. They are both launched horizontally, but y has a greater speed. Okay हो गया. Which statement explains what an observer would see? I believe ये ज्यादा दूर तक जाएगा और ये वाला थोड़ा करीब तक जाएगा। हैं? Both x and y reach the ground simultaneously because air resistance will cause both to have the same final speed. Air resistance तो हमने पढ़नी ही नहीं ना। अच्छा वैसे एक बात है, इन दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज में तो फर्क होगा, क्या इनके वर्टिकल हाइट में फर्क होगा? पहला सवाल। ओके होगा इनकी वाई। अच्छा बेटा जी मेरा इंटरनेट तो ठीक आ रहा है, सफी साहब अपना इंटरनेट जरा चेक कर लीजिए, अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए। माय इंटरनेट इज करेक्ट, आई थिंक बिल्कुल ठीक 3G चल रहा है। आई डोंट नो क्या कह रहे हो, नो डिफरेंस। ओके इधर सुनो यार बच्चों, और किसी को मेरी ऑडियो या वीडियो या स्क्रीन में डिस्टर्बेंस फील हो रही है? किसी को डिस्टर्बेंस फील हो रही है? नहीं जनाब। सफी साहब अपने इंटरनेट का इलाज कराइए, मेरा ठीक चल रहा है सारा, सबको ओके चल रहा है। ओके जी, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इन दोनों की अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा है तो आई बिलीव वाई वाले का हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा है, लेकिन दोनों की हाइट क्या है? दोनों की हाइट सेम है। जब दोनों की हाइट सेम है, दोनों का इनिशियल वर्टिकल स्पीड सेम है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का नीचे तक आने में टाइम सेम लगेगा। बोथ एक्स एंड वाई रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। यहां तक तो जुमला ठीक है, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस विल कॉज बोथ टू हैव द सेम फाइनल स्पीड। नहीं, ये जुमला जो है, ये जुमला जो है वो गलत है। एयर रेजिस्टेंस की तो इन्वॉल्वमेंट ही हमने नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, both x and y reach the ground simultaneously because gravitational acceleration is same for both. हाँ मुझे लगता है ये सही जवाब है। मैं आगे भी पढ़ लेता हूँ। x reaches the ground before y because x lands nearer to the launcher. y reaches the ground before x नहीं। 2 मिनट सब्र करो। असल में ना उसने जो लिंक किया कहता है जी
रीचेस द ग्राउंड, कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। बेशक आपको यहाँ इसकी रेंज ज्यादा लग रही है y वाले की, और आपको x वाले की रेंज कम लग रही है, तो आपको लगता है x वाला जल्दी नीचे आ जाएगा। देखिए x की स्पीड कम है, x का डिस्टेंस भी कम है, y की स्पीड ज्यादा है, y का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ज्यादा है, दोनों का टाइम सेम होगा। चूंकि मैं टाइम ना वर्टिकल हिसाब से फॉलो करूंगा, दोनों की वर्टिकल मोशन तो सेम है ना, दोनों की वर्टिकल, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन अगर डिफरेंट है तो वहां से तो आप जवाब नहीं निकाल सकोगे। वर्टिकल मोशन तो दोनों का सेम होगा। वर्टिकली दोनों का, वर्टिकली दोनों का u कितना है 0, दोनों में a कितना है g, दोनों की हाइट कितनी है सेम, दोनों की तो जब सब कुछ है दोनों का टाइम भी कितना लगेगा सर सेम ही लगेगा। तो आई बिलीव बी फॉर ब्रावो इज द आंसर। हॉरिजॉन्टली तो डिफरेंस था तो उसको कंपेयर नहीं कर सके हम, ठीक है। मैं कह रहा हूं बेटा हॉरिजॉन्टल स्पीड एक की ज्यादा है एक की कम है, एक का रेंज ज्यादा होगा एक की रेंज कम होगी, रेंज का तो सवाल ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज का तो मुझे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज का कंपेयर ही नहीं करना, मुझे तो इसका वर्टिकल मोशन दोनों का कंपेयर करना है, ठीक है। वर्टिकल मोशन जब मैं बच्चों जितना मैं बोल रहा हूं खुदा का वास्ता उसको फॉलो करो। आप लोगों के जो एक्स्ट्रा सवालात हैं आपको घुमा फिरा के कहीं और ले जाते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं वैसे तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से भी सवाल कर सकता था, मैंने छोड़ दिया, तो आप क्यों क्यों एक्स्ट्रा को बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं देखो सुनो मेरी बात गौर से, एक्स की हॉरिजॉन्टल स्पीड कुछ और है, वाई की हॉरिजॉन्टल स्पीड कुछ और है, तो मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि स्पीड ही डिफरेंट है। अच्छा, साइमल्टेनियसली इनका एक वर्टिकल मोशन भी तो है, ये दोनों वर्टिकली भी तो मूव करते हैं सर, करते हैं। वर्टिकली इनका इनिशियल वर्टिकल स्पीड क्या है ये बताओ सर, इन दोनों का इनिशियल वर्टिकल स्पीड क्या है 0 है कि नहीं। इन दोनों की एक्सेलरेशन g के बराबर है कि नहीं। इन दोनों का डिस्टेंस सेम है कि नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस इन दोनों का सेम है कि नहीं। इन दोनों को फिर सेम टाइम लगेगा कि नहीं नीचे आने में, सर सेम लगेगा। तो बोथ x एंड y रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज द सेम फॉर बोथ। आई थिंक बी फॉर ब्रावो जवाब। अब बताइए जो आप स्टेटमेंट्स पूछ रहे थे, जो भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा मुझसे बातें पूछी हैं, अगर किसी ने पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए, बट मैं चाहता हूं उस उतने जुमले फॉलो करें जितने मैं बोल रहा हूं। खैर 37th क्वेश्चन पे जाना चाहता हूं। कहता है जी, अ गोल्फ बॉल इज हिट विद द सेम फोर्स एंड डायरेक्शन ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, ठीक है। कहता है जी सीन क्या है, which diagram best represents the shapes of the paths taken by the golf ball on the earth and on the moon। सेम फोर्स के साथ आपने उसको हिट किया है, अब अर्थ पे और मून पे क्या सीन होता है। जी भाई, पहली बात तो है कि सर मून पे देयर इज अ लोअर जी, मून पे जी कम होता है। अगर मून पे जी कम होता है तो क्या होगा, मून पर वर्टिकल हाइट ज्यादा ट्रेवल होगी, आई थिंक ज्यादा ऊंचा जाएगा, है जी, आई थिंक ज्यादा ऊंचा जाएगा, ज्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब ज्यादा ऊपर जाएगा तो अब दो ऑप्शंस हैं, ए बी सी तीनों ठीक है, लेकिन तीनों का पाथ थोड़ा चेक करो किसका पाथ ज्यादा ठीक है, किसके पाथ को ज्यादा ठीक कहूं मैं। आई थिंक प्रॉपर प्रोजेक्टाइल कौन सी बनी है, ए की शेप तो खराब है, बी भी थोड़ा अनसिमेट्रिकल सा शेप है, आई बिलीव सी ज्यादा बेहतर शेप है। प्रोजेक्टाइल जो होता है उसकी शेप सी बिल्कुल सही शेप है जी। बल्कि एक सेकंड एक और बात भी है यार, एक और बात भी तो है, हम ऊपर हाइट की तो बात कर रहे हैं, हम इसके हॉरिजॉन्टल की बात क्यों नहीं कर रहे, हम इसके हॉरिजॉन्टल की बात क्यों नहीं कर रहे। लोअर जी की तो बात आपने कर ली, ए की लाइन साथ साथ जा रही, नहीं ए में तो साथ क्यों जाएगी भाई, ए में साथ क्यों जाएगी। अर्थ पे एक और भी, वैसे अर्थ पे असल में इसने अब यहाँ पे एयर का फटा डाला हुआ है, एयर मेंशन की कि नहीं की,
इसने यहाँ पे एयर मेंशन नहीं की भी यार, एयर मेंशन नहीं की तो क्या करें? वैसे अर्थ की तो, अर्थ में तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। एक सेकंड, एक काम करो, एक काम करो यार, एक काम करते हैं, चारों ऑप्शन में अर्थ की शेप को लेकर तो प्रॉब्लम ही नहीं, सब में अर्थ का तो सेम डायग्राम बना हुआ है। प्रॉब्लम हमें मून का है, तो मून की शेप क्या होगी? आई थिंक सी जवाब ही है हमारे पास, सी ही जवाब है। आई बिलीव सी इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि अर्थ को तो कंपेयर ही नहीं करना, अर्थ तो चारों ऑप्शन में सेम बना हुआ है। मून में अगर लोअर जी है, अगर जी लोअर है तो क्या होगा, क्या होगा? डजंट द कंपैरिजन ऑफ अर्थ एंड मून ऑटोमेटिकली मीन एयर रेजिस्टेंस काउंट्स? नहीं, काउंट होती है, बिल्कुल होती है, मुझे करनी चाहिए थी, मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा अर्थ की ए में, बी में, सी में, डी में, सब में एक जैसी, एक जैसी क्या कहते हैं उसको, शेप है, तो मैं अर्थ में तो परेशान ही नहीं हो रहा। मुझे जस्ट मून की एक कैरेक्टर है काफी है, मून के एक कैरेक्टर ने काफी कर दिया कॉन्सेप्ट को। क्या कि सर मून पे ना तो एयर होती है और ना मून पे कोई जी, जो जी की जो वैल्यू वो कम होती है। तो अगर जी कम होगा, बस एक बात बता दीजिए, अगर मून पर जी कम है तो मून पर वर्टिकल हाइट क्या होगी? सेम फोर्स से किक करोगे तो आई बिलीव ग्रेटर हाइट अचीव होगी, या नहीं? अब ग्रेटर हाइट अचीव होगी, शक्ल ही ए और बी की तो खराब है, ए और बी की तो शक्ल ही, शेप ही खराब है। शेप जो सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल बना हुआ है वो तो सी में बना हुआ है, वो तो सी में बना हुआ जी। आगे चलूं? मुझे उम्मीद है कितना मुश्किल सवाल नहीं था, सिंपल सा सवाल है भाई। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या आता है? द dotted line shows the path of a competitor in a ski jumping competition। ये स्कीयर है, स्कीर साहब ने यहां से आकर जंप किया है, तो इन्होंने यूं यूं करके यहां तक ये जो फॉलो किया, तो प्रॉपर प्रोजेक्टाइल है। pulls earth while air resistance opposes to, जी बेटा सही कह रहे हो जी, अरीशा आपने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक है बेटा, एक जरा जुमला सुन लीजिए सबके सब इस सवाल के लिए। उन्होंने कहा सर ऑन अर्थ ग्रेविटी पुल्स अर्थ वाइल, है क्या लगा? ऑन अर्थ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउन while air resistance opposes it, so the path is not symmetrical, whereas in the moon there is no air resistance, so the path is symmetrical। हाँ सही कह रहे हो, काफी तक आपने सही जुमला बोला है। ठीक है कि जी मून पे कोई एयर शेयर नहीं है तो पाथ सिमेट्रिकल है। अर्थ का तो मैं मसला ही कोई नहीं, अर्थ तो सारी जगहों पे सेम ही ड्राइंग थी, तो मैंने अर्थ को तो कंपेयर ही नहीं किया। ठीक है चलो, एयर रेजिस्टेंस का मैं असल में ना इग्नोर करना चाहता था, मैं असल में एयर रेजिस्टेंस को खुद जानबूझकर इग्नोर करना चाहता था, इसलिए अर्थ कॉमन है तो जस्ट सी वाला जवाब था। 1236 पे चलो। जब इस स्कीयर ने यहां से जंप किया तो उसने एक प्रोजेक्टाइल पहले फॉलो किया, पहले उसके प्रोजेक्टाइल है, बल्कि खैर नीचे तक जाते हुए प्रोजेक्टाइल ही है। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, which graph best represents the variation of speed v with the horizontal distance x covered from the start of his jump at point P before landing at Q? कौन सी स्पीड v? किस स्पीड की बात हो रही है? किस स्पीड की बात हो रही है? अब ये ना उसने हॉरिजॉन्टल स्पीड बोली है, हाँ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल बोला है। कहता है वेरिएशन ऑफ द स्पीड v विद द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। x एक्सिस पर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्रॉ करोगे और y एक्सिस पर आपने जस्ट स्पीड ड्रॉ करनी है, ओवरऑल स्पीड, ओवरऑल स्पीड। अब ओवरऑल स्पीड के बारे में आपको एक बात बता चलूं, यहां पे स्पीड है मिसाल के तौर पे कुछ भी है, कुछ भी स्पीड है यहाँ पे। ठीक है ओके, 2 मिनट सब्र करो बेटा, अरीशा कल बोल रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड है, इस पॉइंट पे जाकर क्या स्पीड 0 हो जाएगी? चलो पहले आपने जो अरीशा जवाब दिया मैं उसी को समझा दूं। यहाँ पे वर्टिकल स्पीड 0 होगी, लेकिन जब ये प्रोजेक्टाइल में होता है तो क्या इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं होगा? कुछ ना कुछ स्पीड तो यहाँ पे भी होगी। स्पीड 0 नॉट एट ऑल, गलत, ये तो गलत है जी, सी नहीं है। इस पॉइंट पर आपने कहा अरीशा बेटा कि सर स्पीड 0 होगी, स्पीड वर्टिकल वाली 0 होगी, क्या हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड भी 0 हो जाएगी? आई डोंट थिंक कि यहाँ पे
हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सी गलत है जवाब आपका, सी गलत है जवाब आपका। ठीक है, अब देखते हैं जवाब क्या होना चाहिए। जब आप यहां से ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा वेलोसिटी में कमी तो आएगी, क्योंकि वर्टिकल वाली वेलोसिटी थोड़ी कम तो होगी, हॉरिजॉन्टल वाली कांस्टेंट रह चुका है। समय ना स्पीड की बात हो रही है, ओवरऑल स्पीड की बात हो रही है। ओवरऑल स्पीड मतलब नेट स्पीड की बात हो रही है। नेट मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को मिलाकर बात हो रही है। तो आई बिलीव, एक सेकंड रुको, ए लो जी, जरा खान आपने ए बोला है, स्पीड ऊपर जाते हुए ज्यादा होगी। एक बात बताओ जरक बेटा, जब यहां से यहां जाओगे तो स्पीड ज्यादा होगी। जितना जिससे पूछो बेटा वो जवाब दें, जिससे पूछो वो जवाब दें। जब आप ऊपर जाते हो सर एंड पे कम नहीं होनी चाहिए। ओ भाई जब आप ऊपर जाते हैं सिर्फ इतना बताओ, जितना पूछता हूं उतना बताया करो ना यार, पूछता चावल हूं जवाब चने में देते हो। जब आप ऊपर जाएंगे, यहां से जब आप ऊपर जाएंगे बेटा इतना बता दीजिए, ऊपर जाते हुए स्पीड कोई भी उसका कोई भी कंपोनेंट क्या होगा, कोई एक आधा कंपोनेंट भी क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, कम होगा ना यार। जब कम होगा तो ये ग्राफ ऊपर क्यों चला गया, स्पीड ज्यादा कैसे हो गई, ये भी गलत। अच्छा, अब दो ऑप्शंस रह गए, या तो जवाब है बी फॉर ब्रावो, या फिर जवाब है डी फॉर डेल्टा। या जवाब है बी फॉर ब्रावो या जवाब है डी फॉर डेल्टा, कि पहले थोड़ी कम फिर ज्यादा। अब मुसीबत ये है कि अगर तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट का पूछता, अगर तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट का पूछता तो मैं उसके लिए तो शायद स्ट्रेट लाइन लगाता, उसके लिए तो शायद मैं स्ट्रेट लाइन लगाता। लेकिन ये जो ओवरऑल स्पीड है, नेट स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है, नेट स्पीड में क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पीड का स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्पीड का स्क्वायर, उसका होल अंडर रूट इज इक्वल टू नेट स्पीड। ठीक है, अब अगर आज ही मैथ्स में पढ़ रहे थे, आज ही हम मैथ्स में पढ़ रहे थे कि अगर स्पीड स्पीड पे स्क्वायर है, अगर स्पीड स्पीड पे स्क्वायर है तो डोंट यू थिंक ग्राफ थोड़ा सा पैराबोलिक बनेगा है? हाँ जी, आई थिंक डी फॉर डेल्टा आंसर है। सी में गलती क्या थी, ये वाला पॉइंट। ए में गलती क्या थी, ऊपर जाना। अब या जवाब बी था या जवाब डी था। अब दोनों वी का, चलो एक और काम करता हूं, इस इधर से नहीं समझाता, मुझे आप बताएं वी और एक्स की स्पीड और डिस्टेंस की इक्वेशन क्या होती है। 2 मिनट, 2AD इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर ये वाली होती है, या फिर एक होती है डी इज इक्वल टू यूटी। नहीं, टाइम वाली नहीं बतानी, टाइम वाली इक्वेशन की बात नहीं हो रही, डिस्टेंस और स्पीड वाली इक्वेशन की बात हो रही है, ये वाली है ना, इसमें स्क्वायर है ना। आज ये आपने मैथ्स में नहीं पढ़ा कि डिस्टेंस और जो स्पीड की इक्वेशन अगर इनमें से कहीं स्क्वायर है तो उसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। आई थिंक डी फॉर डेल्टा आंसर है, डी फॉर डेल्टा आंसर है। ठीक है, खैर एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? नो, चलें आखिरी सवाल कराता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल है। आखिरी सवाल जरा सुनिएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 35। बस उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री क्लास पे जाएंगे। सुनिएगा जरा सवाल को। A projectile is launched at 45 degree to the horizontal with initial kinetic energy of E. ये एक प्रोजेक्टाइल जी, आपने इसको यहां से किक मारी है 45 डिग्री पर, ये इसका पाथ है। ठीक, अच्छा, इसकी इनिशियल स्पीड बताने की बजाय उसने आपको यहाँ पे क्या बता दिया, उसने आपको यहाँ पे इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बता दी है। काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू बता दी है E। ओके, assuming air resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of the projectile when it reaches the highest point? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी?
सबसे पहली चीज, मिसाल लेते हैं कि इसकी यहाँ पे वेलोसिटी है u, ओके, उसको रिजॉल्व करें। सर जब हम उसको रिजॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एक आता है वर्टिकल, एक आता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आता है u साइन ऑफ 45 और हॉरिजॉन्टल आता है u कॉज ऑफ 45। ठीक है, ठीक है जी, ओके। अब सिचुएशन ये है कि 36 का आंसर क्या था, 36 का आंसर था डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डेल्टा। सुनो जी, मुझे बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही परेशान करने वाला सवाल है। मैं चाहता हूं प्लीज सबके सब जरा अच्छे से फोकस कीजिए प्लीज, कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको आपने 45 डिग्री पे लॉन्च किया है, उसकी आपको इनिशियल स्पीड नहीं पता, बल्कि आपको उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है। ठीक है, और वो आपसे पूछ रहा है कि जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, आधी हो जाएगी, 0.7 टाइम्स ई हो जाएगी, 0.8 टाइम्स ई हो जाएगी, या जितनी थी उतनी ही रहेगी। पहला सवाल, वर्टिकल कंपोनेंट में थोड़ी कमी तो आएगी, ओवरऑल स्पीड में भी थोड़ी कमी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जितनी यहाँ थी एग्जैक्टली उतनी ही यहाँ तो नहीं होगी। ये वाला जवाब तो गलत है। जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ वेलोसिटी के पास सिर्फ एक कंपोनेंट है। यहाँ वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ वेलोसिटी के पास एक कंपोनेंट है। इसको बड़ा तसल्ली से फॉलो करेंगे अभी हम। किस तसल्ली से फॉलो करना है जरा सुनिए प्लीज। नंबर 1, अगर यहाँ एनर्जी इनिशियल एनर्जी ई है तो मुझे जरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दीजिए। हाफ एम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इनिशियल पॉइंट पे। मैं पॉइंट ए है, यहाँ अलग से डेटा लगाऊंगा, यहाँ पॉइंट बी है, इधर अलग से डेटा लगाऊंगा। एट ए, सुनिए जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, मान ली बात। काइनेटिक एनर्जी है कितनी प्लीज ये बताओ। एट ए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, ई है सर, हाफ तो हाफ है, एम एम है, वी स्क्वायर, मैंने वी स्क्वायर कितना पुट किया, इनिशियल कितनी स्पीड ली मैंने, यहाँ पे स्पीड कितनी ली थी मैंने, जस्ट यू ली थी, कितनी ली थी, हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, मान लेता हूँ। कैन यू प्लीज टेल मी कि मुझे यहाँ पे u चाहिए, मुझे अगर यहाँ पे u चाहिए तो u की वैल्यू क्या होगी। u विल बी 2 टाइम्स e डिवाइड बाय स्मॉल m। क्या u के स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 टाइम्स e डिवाइड बाय m, और फिर u का स्क्वायर उड़ाओगे तो उसका होल अंडर रूट। जी बच्चों, उप्स जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि इस फॉर्मूले से मैंने आपको इनिशियल स्पीड बता दी। ठीक है, अच्छा ओके। अब आप मुझे बताएं इस जगह पर बी पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। एट बी लगाने लगा हूं मैं, एट बी हाफ इज हाफ, ओके, एम इज एम, व्हाट इज वी, इधर वी कौन सा है, इधर वेलोसिटी कितनी है भाई। अगर यहाँ पर आपने नेट वेलोसिटी u ली है तो एट बी नेट वेलोसिटी क्या लेंगे हैं, एट पॉइंट बी आप प्लीज बताएं नेट वेलोसिटी क्या होगी। सर वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो वहां रिमेन रहेगा, कौन सा, u cos 45। तो यहाँ लिख दो जी u cos ऑफ 45, इसका होल क्या, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ हाफ इज हाफ, m इज m, u का स्क्वायर। जरा कैलकुलेटर से पूछो cos 45 का स्क्वायर क्या होता है। मीरब साइन नहीं है बेटा, कॉज है, हॉरिजॉन्टल वाला कायम रहेगा, हॉरिजॉन्टल वाला ऊपर भी रहेगा। ठीक है, तो cos 45 है, cos of 45 I think it is 0.71। what is it, it is 0.71। अच्छा, वैसे वैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊं, मैं लंबा चौड़ा नहीं जाता, डायरेक्ट जवाब आ गया मेरे पास, जवाब आ गया। सर हाफ वही पुराना है, एम भी वही पुराना है, ये मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट रुको, देखो भाई, अगर मैं
मैंने जो ये आपको ये u बताया है, मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे सिंपल जवाब कैसे आ गया कि यहाँ पे एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल स्पीड थी u, यहाँ पे u cos 45, तो हाफ m u स्क्वायर cos 45 स्क्वायर, हाफ पुराना m पुराना u स्क्वायर पुराना। एक्स्ट्रा चीज मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई है सर जी? एक्स्ट्रा चीज मेरे पास यहाँ पर 0.71 आ गया। हाफ m u स्क्वायर तो पुराना था ना जी? प्लीज बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास बी फॉर ब्रावो जवाब है? हाँ जी, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ओ तेरी जी, उसका स्क्वायर भी तो लेना है, स्क्वायर भी तो लेना है या अल्लाह जी। नहीं जनाब, बी जवाब नहीं, ए जवाब है। कैसे पता है कैसे सर? ये हाफ हाफ था, mm था, u का स्क्वायर हो गया, cos 45 का स्क्वायर भी लेना है ना, इसका स्क्वायर लो तो क्या हो जाता है? हाफ m u स्क्वायर पुराना, हाफ m u स्क्वायर हो गया पुरानी वाली e, और ये cos 45 का स्क्वायर कितना है? 0.71 का स्क्वायर, ये तो 0.5 है। cos 45 की वैल्यू 0.71, उसका जो स्क्वायर आता है वो आता है 0.5। ठीक है, ओके। देखिए ए जवाब है। दोबारा सुनिए, दोबारा सुन लीजिए। मैं कह रहा था कि क्या हुआ भैया, क्या हुआ कि जनाब हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको यहाँ से लॉन्च किया गया 45 डिग्री पर विद अ सर्टेन वेलोसिटी सपोज u, विद अ सर्टेन वेलोसिटी सपोज u। मैंने u को रिजॉल्व कर दिया, वर्टिकल u sin 45 हो गया, हॉरिजॉन्टल u cos 45 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यू मस्ट से नो। ओके, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी E थी, मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखा E, हाफ की जगह लिखा हाफ, m की जगह लिखा m, और यहाँ जो एक्चुअल वेलोसिटी थी वो u थी। कंपोनेंट्स उसके दो थे लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी तो u थी ना, तो u का स्क्वायर लिख दिया। फिर जब मैं पॉइंट बी पर पहुंचा तो पॉइंट बी पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कायम है, वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो चुकी है। हाईएस्ट पॉइंट पर, एट द हाईएस्ट पॉइंट, वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल अभी भी कायम है, ये वाली। तो अब मैंने जब काइनेटिक एनर्जी निकाली, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ की जगह हाफ लिखा, m की जगह m लिखा। अब v की जगह क्या लिखा? यहाँ पे v कितना है? यहाँ पे v इज जस्ट u cos 45, उसका स्क्वायर, u का स्क्वायर ये आ गया, cos 45 का स्क्वायर 0.5 आ गया। फाइनल जवाब क्या है? फाइनल जवाब है 0.5 टाइम्स e। हाफ m u स्क्वायर कौन है? ये इनिशियल e के बराबर है सर। इफ आई डू cos 45 मल्टीप्लाई cos 45 देन इट इज, नहीं, cos 45 का होल स्क्वायर लेना है। cos देखो, लिखो पहले cos 45 लिखो, लिख लिया, उसका एक जवाब आ गया, उसके जवाब का स्क्वायर ले लो, है यू डिवाइडेड बाय 2 एज वेल। बच्चों 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 देखो, ओके सर अंडरस्टूड। चलो, इफ इट इज अंडरस्टूड, एक इनिशियल पोजीशन है वहां पे एनर्जी है E, एक हाईएस्ट पोजीशन है वहां पे एनर्जी निकालनी है। आंसर रेज टू द पावर 2, आंसर रेज टू द पावर 2, जो भी है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल अब मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, आपको आना चाहिए। ठीक है जी, कोई और सवाल पूछना है यहाँ पे? अगर अभी किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। ऑल क्लियर सर। चलो एक काम करते हैं, 2-4 मिनट की ब्रेक लेते हैं, 2-4 मिनट की ब्रेक लेते हैं। बेटा ये जो आपने भी अभी मैंने आपको जो एमसीक्यूज दिए हैं, देयर आर 34 एमसीक्यूज नाउ। ये जो पिछले 34 एमसीक्यूज हैं, आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है कल ही, कल के दिन ही, कल के दिन ही 1 घंटा लगेगा आपका, 1 या 1.5 घंटा लगेगा। कल ही मैं इसकी प्रॉमिस कराऊंगा, मैंने ज्यादा आगे नहीं जाना, कल ही मैं इनकी प्रॉमिस कराऊंगा भाई। ठीक है, ठीक हो गया जी? ओके जी, एक दिन है आपके पास, you've got 1 day to complete this worksheet, almost 34 MCQs are left। ठीक है, 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, बराए मेहरबानी प्रिंट करके उसके ऊपर एक एक लफ्ज को अंडरलाइन करके, जैसे मैं करता हूँ, देखो एक एक लफ्ज अंडरलाइन हुआ हुआ है, फिर सॉल्व हुआ हुआ है, तो सही तरह से प्रिंट करके ढेर सारा उसके ऊपर सॉल्व करके जवाब निकालना है। डायरेक्ट मुंह उठाकर अकड़ पकड़ बम्बे वो करके जवाब नहीं निकालना। ठीक है, सो एक काम करते हैं,